मैं नाश्ता करके ऑफिस जाने की तैयारी में ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। मेरा दोस्त और आनंद जी का चचेरा भाई दिनेश बड़े ही कातर स्वर में बोला, आनंद भैया नहीं रहे। कल रात उन्होंने जहर खा लिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। लंच बॉक्स मेज़ पर रखकर मैं स्तब्ध सा बैठ गया। मेरी पत्नी मीना कमरे में आई। 9 बज रहे हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना? उसने पूछा। बहुत बुरी खबर है मीना, आनंद जी नहीं रहे। कैसे, कब? इन शब्दों के साथ वो मुझे देखती रह गई। हैरानी होती है ना कि उनके जैसा खुशमिजाज आदमी, बहुत बुरे हालातों में भी ना घबराने वाला इंसान इस कदर टूट जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। पर खैर, तुम तैयार हो जाओ। दोनों बच्चों पंकज और रिंकी को बगल में श्रीवास्तव साहब के यहाँ छोड़कर चलते हैं। पापा, आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? रिंकी ने पूछा। नहीं बेटे, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मैं और तुम्हारी मम्मी हम 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। आप और पंकज श्रीवास्तव अंकल के यहाँ रहना और अंकल आंटी को बिल्कुल तंग मत करना। अब आप दोनों जल्दी से नाश्ता कर लो, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए चले गए। जिस दिन से आनंद जी सस्पेंड हुए थे, अंदर से टूट चुके थे। लोग झूठी सांत्वना देते हुए कहते ज़रूर थे, आप चिंता क्यों करते हैं, सस्पेंड होना तो आजकल आम बात हो गई है, आप जल्दी ही बहाल हो जाएंगे। ऐसे शब्द हल्की सी राहत तो देते थे, पर लोग आंखों ही आंखों में जो व्यंग बाण चलाते थे, वे उन्हें अंदर तक आहत कर देते थे। इनमें से कई ऐसे भी थे जो अपना काम करवाने के लिए उनके आगे पीछे घूमा करते थे। इनमें कई रिश्तेदार भी शामिल थे, जिनकी नौकरियां लगवाने के लिए आनंद जी ने कई बार अपनी पहुंच का गलत फायदा उठाया था। आज वे रिश्तेदार भी उन्हें व्यंग भरी नजरों से देखते थे। औरों की उपेक्षा तो वो सहन भी कर लेते, पर अपने ही घर के सदस्यों का उनके प्रति ठंडा व्यवहार उन्हें ज्यादा आहत कर गया था। जब तक सस्पेंड थे तो ये सोचकर राहत की सांस ले लेते थे कि जल्दी ही बहाल हो जाएंगे, पर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद जब उनकी सेवा को खत्म करने का आदेश जारी हुआ तो उनकी दुख की सीमा नहीं रह गई थी। जब 5 साल पहले उनके बड़े बेटे नितिन की शादी एक समाज सेवी मेहता जी की बेटी से तय हुई थी, तो मेहता जी ने आनंद जी से कहा था, मैं तो इसी बात से बेहद खुश हूँ कि मेरी बेटी आपके संस्कारशील परिवार में बहू बनकर जाएगी। पर आनंद जी अच्छी तरह समझ रहे थे कि मेहता जी को उनका संस्कारशील परिवार नहीं, बल्कि उनका शानदार बंगला, बड़ा फार्म हाउस, 4 प्लॉट नजर आ रहे थे और अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य भी। रीमा जब बहू बनकर आई तो उसने आनंद जी को हमेशा सम्मान दिया। वो जानती थी कि उनके पास अपार संपत्ति है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उसके पति को मिलने वाला है। आनंद जी कॉलेज में मुझसे सीनियर थे और हॉस्टल में उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था। वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। जब भी मैं उनके रूम में जाता, उन्हें महापुरुषों के बारे में पढ़ते हुए ही देखता। कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, पर अफसोस की बात है, आनंद जी को उनके आदर्शों से हटाकर पतन की ओर ले जाने में उनकी पत्नी रीता का बड़ा हाथ रहा। वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। बचपन से ही उन्होंने अभावों से भरा जीवन जिया था। बड़ी मुश्किल से बीए पास कर पाई थीं, पर जब आनंद जी से शादी हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन शादी के बाद आनंद जी के सादगी भरे जीवन को देखकर वो उदास हो गई, क्योंकि सादगी भरा जीवन वो जीना नहीं चाहती थी। उन्होंने आनंद जी पर ऊपरी कमाई करने के लिए दबाव डालना चाहा, पर शुरू में आनंद जी को उनके आदर्शों से डिगाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। पर दोनों बच्चों राशि और नितिन के जन्म के बाद रीता भाभी को महसूस हुआ कि अगर उन्होंने आमदनी नहीं बढ़ाई तो अपने बच्चों और अपने लिए मनचाही सुख सुविधा कभी हासिल नहीं कर पाएंगी। इसीलिए वो रोज आनंद जी को उनकी कम तनख्वाह के लिए ताने देने लगी। रोज रोज के तानों से परेशान आनंद जी तनावग्रस्त रहने लगे। आखिरकार उन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। शुरुआत 500 रुपये के लिफाफे से हुई और फिर एक बार हिचक खत्म हुई तो वो रिश्वत में हजारों रुपये लेने लगे। अब घर में सुख सुविधा की सभी चीजें नजर आने लगी थीं।
रीता भाभी जेवरों से लद गई थीं। बच्चे महंगी और बड़ी कार में स्कूल जाने लगे थे, पर आनंद जी अपराध बोध से घिरे रहते थे। इस अपराध बोध को दूर भगाने के लिए अब वो रोज रात को क्लब जाते और ड्रिंक लेते। इसी बीच एक और बेटी कोमल और बेटे कमल का जन्म हो गया। सब बहुत खुश थे, पर आनंद जी चैन की नींद खो चुके थे। रात को सोने के लिए उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती। पर जब कुछ ही सालों में वो रिश्वत लेने के आदी हो गए, तो उनका सारा तनाव जाता रहा। वो सुख सुविधा से भरे भौतिक जीवन में रंग गए। दोस्तों की बैठक में उनके ठहाके गूंजने लगे। पहले जब मैं और मेरी पत्नी उनके घर जाते तो वे बड़े उत्साह से मिलते थे, पर फिर धीरे धीरे हमने महसूस किया कि वे हमसे उखड़ा उखड़ा सा व्यवहार करने लगे थे। शायद इसलिए कि पद के हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो गई थी, और मेरी तो उस समय कोई प्रतिष्ठा थी ही नहीं। मेरी पत्नी मीना ने भी रीता भाभी के व्यवहार में ठंडापन महसूस किया, सो हमारा उनके यहाँ जाना बहुत कम हो गया। फिर वो दिन भी आया जब दोनों बेटियों राशि और कोमल की शादी हो गई। शादियां बड़ी ही धूमधाम से हुई। निमंत्रण पत्र मिलने पर हम भी शादी में शरीक हुए। हमने भी सुना कि 10-10 लाख रुपए तो शादियों की पार्टियों में ही खर्च किए गए थे। कुल कितना खर्च हुआ होगा, इसकी कल्पना भी मेरे जैसा मध्यम वर्गीय आदमी नहीं कर सकता। मुझे 25 साल पहले की एक घटना याद आ गई। एक दिन हॉस्टल में प्रेमचंद जी की कहानी का जिक्र होने पर आनंद जी ने कहा था, वाकई पैसे वालों के घर में बेटी ब्याहने की बजाय दहेज से उनका घर भरने की जगह है। बेटियों का हाथ गरीब लेकिन स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर लड़कों के हाथ में देना बेहतर है। वही आनंद जी अब कितने बदल चुके थे। राशि और कोमल विदाई के समय जब गहनों से दमक रही थीं, तो उनके चेहरे पर सौम्यता और स्नेहशीलता कहीं नजर नहीं आ रही थी। बड़े बेटे नितिन को उन्होंने गैस की एजेंसी दिलवा दी और छोटे बेटे कमल ने मेडिकल स्टोर खोल लिया। संपन्न परिवार की 2 सुंदर लड़कियां पुत्र वधू के रूप में उनके परिवार में आ गईं। आनंद जी को महसूस हो रहा था जैसे वे संसार के सबसे सुखी इंसान बन गए हैं। पर पाप का घड़ा आखिर फूट कर ही रहता है। उनका बेहिसाब पैसा और संपत्ति प्रकाश में आई, और एक दिन अचानक आनंद जी सस्पेंड हो गए। नियति ने एक झटके में उनका सारा सुख हर लिया। पैसा अब भी बहुत था, पर सम्मान नहीं रहा। प्रतिष्ठा खत्म हो गई। ऐसे में परिवार के सदस्य भी स्नेह का स्पर्श देने के लिए तैयार नहीं थे। सस्पेंड होकर जब वो घर आए तो पत्नी रीता ने उनके आते ही कहा, लोग आटे में नमक के बराबर भ्रष्टाचार करते हैं। तुमने तो नमक में आटा मिलाना चाहा। तुम्हें सेफ गेम खेलना चाहिए था। तुम में चालाकी है ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा तुमने। पैसे को सर्वोपरि मानने वाली पत्नी को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर वो हैरान रह गए। जब वो ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, तो उनकी पत्नी ने ही उन्हें रिश्वत लेने के लिए उकसाया, और अब जब वे बेईमानी से कमाए हुए रुपयों के कारण मुसीबत में फंस गए, तो अब उन्हें ही कोसा जा रहा है। जब तक रिश्वत के रुपयों से भरे लिफाफे आते रहे, पत्नी और बहुओं के लिए लेटेस्ट डिजाइन के जेवर बनते रहे, तब तक वे सबके प्रिय बने रहे। पर अब जब सस्पेंड होकर नौकरी जाने की नौबत आ गई, तो घर के सभी सदस्य उन्हें ही कोस रहे हैं। गलत ढंग से पैसा उन्होंने क्या अपने लिए कमाया था? कॉलेज के दिनों में भी उन्हें कोई गलत शौक नहीं था। सिगरेट शराब की लत तो दूर रही, उन्हें तो महंगे कपड़े पहनने तक का शौक नहीं था। ये सब सोच सोचकर जरूर ही आनंद जी बहुत दुखी हुए होंगे। आनंद जी के घर जाने से पहले मैं जिस रुला देने वाले नज़ारे की कल्पना कर रहा था, वो वहां पहुंचकर देखने को नहीं मिला। रीता भाभी के अलावा कोई भी खास दुखी नजर नहीं आया। दोनों बेटियां राशि और कोमल माँ को संभालते हुए कह रही थीं कि काश वे अपने पापा से अंतिम समय में मिल पाती। इन बेटियों ने पिछले 8 महीनों में पापा से मिलकर उनसे हमदर्दी से बात तक नहीं की थी। आनंद जी के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि कोमल का 2 महीने पहले एक बार फोन जरूर आया था, जब उसने माँ से कहा था कि जब से पापा सस्पेंड हुए हैं और उनकी विभागीय जांच शुरू हुई है,
ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पति और सास ससुर मुझ पर कटाक्ष करते हैं। पापा को इतना लालच नहीं करना चाहिए था। दिनेश से ये सब सुनकर मैं सोच रहा था कि इस बेटी ने अपनी शादी के समय लाखों रुपए खर्च होते समय तो अपने पिता से नहीं पूछा कि इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। उसने ये भी नहीं कहा कि आप इतना रुपया मत खर्च कीजिए। उस समय तो रईसी दिखाना बहुत अच्छा लग रहा होगा। उसने सोचा होगा कि भरपूर दहेज लाने से उसे ससुराल में प्यार और सम्मान मिलेगा। काश उसने अपने पापा से एक बार कहा होता कि मेरे सुख के लिए गलत ढंग से रुपया मत कमाइए, तो शायद आज उसके पापा जिंदा होते। बड़ी बेटी राशि ने तो फोन पर ही पापा से कहा था, पापा आपने ये क्या किया? आपकी इस हरकत के कारण ससुराल वालों के सामने मेरा सिर झुक गया। निश्चित रूप से बेटी के इन कड़वे शब्दों को सुनकर आनंद जी स्तब्ध रह गए होंगे। जब 2 साल पहले दामाद को उपहार में महंगी कार दी थी, तब तो राशि ने नहीं सोचा कि इतनी महंगी कार देने के लिए पापा के पास पैसा कहाँ से आया। पापा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, पर तब तो उसे अपने पापा संसार में सबसे ज्यादा प्यारे लगे होंगे, जिन्होंने महंगी कार देकर ससुराल में उसका मान बढ़ाया। आज उनके द्वारा पापा की याद में आंसू बहाए जा रहे थे, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मेरे सामने बैठे दोनों दामाद आनंद जी की महानता के राग अलाप रहे थे। उन्होंने हमेशा मुझे पिता जैसा प्यार दिया। इसी स्नेही दामाद ने 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हारे पिता के गलत कामों की वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ऐसे आदमी को ससुर कहने में भी मुझे शर्म आती है। दिनेश ने बताया कि उस दिन बड़ी बहू ने अपने व्यंग बाणों से आनंद जी को आहत कर दिया था। बड़े बेटे नितिन ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारी चचेरे भाई की शादी है, पर अपने यहाँ तो निमंत्रण पत्र नहीं आया। तब बहू ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, ससुर जी के कारनामे शहर के सभी अखबारों में छप चुके हैं। उन्हें बुलाकर अपनी जगहसाई करवानी है क्या उन लोगों ने? आनंद जी तब बेडरूम की ओर जा रहे थे। बहू की बातें उनके दिल में चुभ गईं और उनकी आंखें भर आईं। आज वही बहू आंसू बहाते हुए कह रही थी, मेरे प्रति उनका बेटी जैसा स्नेह मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। आज आनंद जी की मौत को 1 साल बीत चुका है। रीता भाभी बेटों, बहुओं, पोते पोतियों के बीच सुख से रह रही हैं। दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिता रही हैं। आनंद जी ने आत्महत्या करके पूरे परिवार को तनाव और शर्मिंदगी से बचा लिया। हमारे समाज में मरे हुए इंसान की बुराई नहीं की जाती, इसीलिए आनंद जी के गलत कामों का अब कोई जिक्र नहीं करता। पूरा परिवार उनके द्वारा कमाए हुए रुपए का बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अब कोई उन पर उंगली उठाने वाला नहीं है। आनंद जी की मौत के 1 साल बाद भी मैं उन्हें भुला नहीं पाया। आदर्शवाद से डिगे इस इंसान की मौत से मेरा मन दुखी और बेचैन है। काश हम इस सच को स्वीकार पाते कि अगर हम अपने परिवार के लिए गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, तो परिवार के सदस्य जरूर उस पैसे से हासिल सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर हम पर कोई लांछन लगता है, तो मुसीबत के दौरान हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं देगा। आदर्शवाद और ईमानदारी की भावना को त्यागना व्यक्तिगत रूप से आनंद जी को बहुत महंगा पड़ा। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा उनके तनाव का कारण बना और आत्महत्या का भी। हम में से कईयों ने भौतिक सुख पाने की होड़ में आदर्शों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सही है? जरा सोचिए।